अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान अमन, आज सबसे पहले उस मौजू के ऊपर बात करने लगा हूं जिसके ऊपर हमारा जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है वो इतना कोई अहम समझता नहीं है। इस मौजू को क्यों नहीं समझता ये भी मैं क्लियर कर दूं। इसलिए नहीं समझता क्योंकि ये मामला जो है उनको लगता ये है कि ये छोटे सूबों का मसला है, पठानों का मसला है, बलोचियों का मसला है, सानू की लगे यार। जो हमारा पंजाब ग्रेटर पंजाब माइंडसेट है जिसके अंदर ईस्ट ऑफ इंडस आपका जो है वो सिंध भी शामिल है और जीटी रोड के पठान भी शामिल है। ये वो सेम माइंडसेट है, ग्रेटर पंजाब माइंडसेट है। वो कहते हैं जी हमें तो कोई फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस दफा पड़ रहा है और बड़ा जोर का पड़ रहा है। लाहौर के व्यापारी जो मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं बाय द वे, और पेशावर के व्यापारी वो भी नून लीग के ज्यादा सपोर्टर हैं वैसे तो, लेकिन आजकल इमरान खान की बहादुरी की वजह से उसके साथ मिल गए हैं। ये उनको सबसे ज्यादा जोर का जाके फर्क पड़ रहा है। और इसका अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुक है जिसको आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं है ना। आपको फर्क नहीं पड़ता, अभी फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा इशू है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। और वो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी का एक बाजार गर्म है जिसके अंदर अफगानिस्तान कहता है कि दाइश जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आबाद है और वो अफगानिस्तान के ऊपर उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता है कि टीटीपी को जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी हकीकत क्या है उसके ऊपर भी मेरे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, इनसाइड न्यूज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले वो उस सौदे के ऊपर बात करते हैं जो सौदे का इस वक्त लाहौर से लेके पेशावर तक सबके ऊपर फर्क पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है इसकी तफसील जो है जनाब, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अफगानिस्तान ने आखिरकार आप लोगों से तंग आके, जब मैं आप लोग कहता हूं तो मैं जीएचक्यू का जिक्र कर रहा हूं, जीएचक्यू की पॉलिसीज जो है, आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसीज हैं उनसे तंग आके, फील्ड मार्शल साहब की एसआईएफसी से तंग आके, जो मुल्क में तमाम कारोबार जिलेट जो है ना, वो हुसैन कानी साहब ने लिखा था कि जी अब पाकिस्तानी शेव कहां से करेंगे, उनको कोई और ब्रांड इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जिलेट पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, हर कोई पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। मैंने उनको लिखा, मैंने कहा कानी साहब आप टेंशन मत लेना। एक्स के ऊपर मैंने लिखा, मैं कहा आप टेंशन मत लें, आप फिक्र मत करें। मुनीरा ब्लेड जो है शेव करने के लिए, मुनीरा ब्लेड है ना तो आप मुझे बताएं। अजराय मजाक ये बात हुई, लेकिन असल सीरियस मौजू के ऊपर आते हैं कि बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान हमेशा से ट्रेडिशनली जो है वो अफगानिस्तान के जरिए न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर गंदम बेचता है, और हर सीजन के अंदर 500 से 600 अरब रुपए का जो है ये गंदम बेची जाती है। मैं कि खुद तोरखम के ऊपर रहा हूं, तो उस वक्त अगर पाकिस्तान में गंदम 100 रुपए किलो है तो वो अफगानिस्तान बॉर्डर गेट क्रॉस करते ही 300 रुपए किलो हो जाती है। इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है जो कि पंजाब के अंदर मेजोरिटी तो पंजाब कमा रहा है ना, ब्रेड बास्केट है, और पंजाब के व्यापारी कमा रहे हैं। सेकेंडरी दरमियान में मिडिल मैन का काम जो है वो हमारे पेशावर के भाई कर रहे हैं या कोयटे के भाई कर रहे हैं। कोयटा पर जो वहां पे व्यापारी बैठे हुए हैं वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं जा रहा, ये सेंट्रल एशिया के ममालिक तक अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान जो है गंदम मुल्क से बाहर भिजवाता था। और पाकिस्तान में हमेशा अंदर भी गंदम की कमी की जाती है, मजीद मंगवाई जाती है, और वो इसी रास्ते के जरिए सेंट्रल एशिया तक भेजा जाता है। लेकिन ये एक ट्रांजिट कॉरिडोर था जो अफगानिस्तान ने आपके लिए खोला हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान ने ये इंपोर्ट बंद कर दी है मुकम्मल तौर के ऊपर। और उन्होंने उसके अलावा मुख्तलिफ रास्ते और खोल दिए हैं, बजरिया ईरान, चाबहार से, हिंदुस्तान से वो गंदम ले रहे हैं और आगे सेंट्रल एशिया को खुद बेच देंगे, हिंदुस्तान की गंदम बेच देंगे, या ओपन आलमी मंडी से कहीं से भी उठा के वो बेच सकते हैं। उन्होंने कारोबार अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया है। ठीक है, और ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए अफगानिस्तान की तरफ से जो ऑफिशियल इस वक्त रीजन बताई जा रही है, वो कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान जो है वो उनका मजाक ही इन्होंने बना लिया। जब इनकी मर्जी आती है, जब इनकी गंदम होती है या इनका फ्रूट होता है, ये रास्ते खोल देते हैं। जब हमारा फ्रूट होता है, हमने उधर भेजना होता है, हमारी फसल होती है, टमाटर पाकिस्तान के अंदर इतना बेताशा महंगा, मिसाल के तौर के ऊपर सब्जियां हैं, मतलब फ्रूट ज्यादातर अफगानिस्तान से आता है, तो ये गेट बंद कर देते हैं, हमारा फ्रूट सड़ जाता है। ये आपने बार बार किया, ये ड्रामा किया। वो कहते हैं कि आप इसको पॉलिटिकल लेवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के रूट को, कि हम लैंड लॉक्ड हैं तो ठीक है जाओ तुम अपना काम करो, फिर हम अपना काम करते हैं, चलो ठीक है देख लेते हैं। फिर उन्होंने रास्ते अपने नए निकाल लिए। उन्होंने ईरान और इंडिया के रूट एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है, और चाबहार पोर्ट वाला रूट जो है वो उन्होंने खोल लिया, और इसको रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है और मुसलसल मुख्तलिफ इदारे इसको बकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं, और मैंने इसको कंफर्म करने के बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिक्योरिटी और ट्रांजिट डिसरप्शंस का भी बहुत बड़ा इशू है। वो लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ रही है जिसकी वजह से ट्रेड को हैम्पर किया जा रहा है, और आप लोग हमारे गरीब रेफ्यूजीज को मार कुट के वापस भेज रहे हो, जबरदस्ती भेज रहे हो, अमीरों को नहीं भेजते, अपने पास ही रखते हो, गरीबों को भेजते हो। तो ये यार क्या मजाक है?
जब आप कहते हो जी हमने रजीम चेंज ऑपरेशन आसिम मुनीर साहब करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर मुबैना तौर के ऊपर, जिसके लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमले किए जाते हैं, शादियों के ऊपर हमले किए जाते हैं, यार सिविलियंस को, मासूमों को मारा जाता है। पाकिस्तान के ट्राइबल बेल्ट के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के भी कबायली इलाका जात में जो अर्स्टवाइल फाटा है, जो पहले फाटा था, अभी जिले आपने बना दिए, दोनों तरफ एक ही कबाइल आबाद है ना, दोनों तरफ एक ही कौम में आबाद है, एक भाई उधर रह रहा है, एक भाई इधर रह रहा है, दोनों को आप रगड़े हो, और आप फिर ऊपर से कहते हो नहीं हमारी बदमाशी भी माने। यार कौन बदमाशी इस तरह मानता है? हर कोई जो है आपने समझा हुआ अपनी तरह के जो सेंट्रल पंजाब माइंडसेट है कि डंडा चला लोगे और चल जाएगा, इस तरह थोड़ी होता है यार। और आप लोग अपना कारोबार तबाह कर रहे हो, आम इंसानों का तबाह कर रहे हो। मियां साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ वोटर ਤੁਹਾਨੂੰ पूछेंगे, ठीक है। ये सब मिलकर एक अफगानिस्तान को मजबूर कर रहा है, ये एक सिनेरियो, ये मजबूर पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज की पॉलिसियों ने किया है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर हावी पाकिस्तान की फौज है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रूट के ऊपर उन्होंने अपना डिपेंडेंस आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया है और गंदम उन्होंने खत्म कर दी है। पाकिस्तान के बिजनेसेस के ऊपर इंपैक्ट की इसके ऊपर बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान बेस्ड जितना भी गंदम का घी और घी का जो प्रोजेक्ट है, उसका ट्रांजिट वाला बिजनेस सेंट्रल एशिया तक जो जा रहा है, अभी ये बंद हुआ है। इसके अलावा भी पाकिस्तान का सीमेंट भी जाता है, फौजी बना रहे हैं सीमेंट सारे का सारा, पाकिस्तान का सीमेंट, पाकिस्तान की टाइल्स, मास्टर टाइल शामिल ना, मास्टर टाइल वाला जो स्कैंडल है, याद है आपको? गुजरावाला में कोर कमांडर कौन था? आपके फील्ड मार्शल साहब, वो कोर कमांडर थे, ठीक है, जिस वक्त मास्टर ट्रायल वाला इशू हुआ था और वो अफगानिस्तान से ही जा रहा था, तो ये गुजरावाला के कोर कमांडर थे, फैक्ट्री वहां पे है, उन्होंने इल्जाम लगाया था कि 80 करोड़ रुपया मुझसे मांगा है। और ये सारी कहानी किसी और दिन बात कर लेंगे, लेकिन बहरहाल आपका जितना भी मैन्युफैक्चरिंग बेस है सेंट्रल एशिया तक जो जा रहा है, अफगानिस्तान तक जो जा रहा है, वो अफगानिस्तान से जा रहा है सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान में भी और आगे भी। आपने खुद आपकी पॉलिसी की वजह से वो बंद हुआ है। क्या करोगे जाके वहां पे? रजीम चेंज करोगे? अमेरिका नहीं, रूस नहीं कर सका, तुम बहुत बड़ी कैद की मिलो कर लोगे, मजाक समझा हुआ है। फिर पाकिस्तान का, और आपने उसके ऊपर जो अगला काम खोला हुआ है कि जी ये काम जो है वो प्रॉक्सीज कर लेंगे, उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन पहले इसको जरा क्लियर कर लें। पाकिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड मॉडल जो है वो इस वक्त बिल्कुल शदीद रिस्क में है। जो बड़े अरसे से ये ट्रांजिट ट्रेड मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, अफगानिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड रूट का पाकिस्तान के स्मगलर्स भी फायदा उठा रहे हैं, पाकिस्तान की फौज भी फायदा उठा रही है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड रूट के ऊपर कस्टम फी सामान मंगवाया जाता था, बॉर्डर क्रॉस किया जाता था और पाकिस्तान के अंदर भी वापस लाया जाता था, और अफगानिस्तान को भी सप्लाई किया जाता था। और आप कहते हैं अफगानिस्तान की बड़ी छोटी सी इकोनॉमी है ना, ये ताने मारते हैं नून लीग वाले, ग्रेटर पंजाब माइंडसेट वाले पटवारी बरादरी जो है, ये ताने मारती है। और भाई सेंट्रल एशिया तक आपका जितना सामान जा रहा है अफगानिस्तान से जा रहा है, अफगानिस्तान के कारोबारों से जा रहा है। तो मैं अभी लग समझ जाएगी तुम लोग किसी और खामो ख्याल में थे, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेटिव रूट उन्होंने जो है वो शुरू तो कर दी है, मुश्किल तो होगी लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया। गंदम की सप्लाई उन्होंने रोकी है, उसकी डिस्ट्रप्शन हुई है। किसान से लेके आपकी आटे की जो मिलें हैं, प्रोफेसर साहब आपके आटे की मिल है ना, गुजर खान वाले प्रोफेसर साहब, अपने मुरीदों को वो बोले ना, अपने मुरीद ही होते हैं ना जो नीचे वो आपके बैच जिन्होंने की हुई है, उनको बोले ना कि अभी कोई खुलवाए ना जाके बॉटल शाटर। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब को पता है, आप बड़े रूहानी पेशवा हैं जी, उनकी भी मिल है बहुत बड़ी, आटे की मिल है। तो ये यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त वीट जो प्रोडक्शन है, जो गंदम की रिपोर्ट है, वो उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए वो वहां पे मंगवाई भी इंपोर्ट के लिए जाती है। अगर अमेरिका से भी मंगवाई जाती है सरप्लस, तो आगे सेंट्रल एशिया तक भेज दी जाती है। ये कारोबार पाकिस्तानियों का सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है, और ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। पहले ही कोई बिजनेस पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा, ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन गया है। और ये डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को डाइवर्सिफाई ना होने की वजह से अब ये नतीजा सामने आया है कि आपने समझा था कि अफगानिस्तान वाले लैंड लॉक्ड है, यार बढ़के आप आईएसआई और आईएसपीआर के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन की सुनो, ऐसी बढ़के मारते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, ये लैंड लॉक है। उन्होंने बताया तुम कितने एक लैंड लॉक है, आप लोगों को लॉक कर दिया उन्होंने लैंड लॉक के चक्कर में। एक ही तो मुल्क है और कौन आपसे चीजें लेता है? इंडिया लेता है। और आप भेजते क्या हो? वहां से आता ही है जो भी आता है, आपके पास भेजने के लिए है क्या? बचा हुआ क्या है पीछे? ठीक है, तो पीछे कौन? चाइना आपसे लेता है, चाइना से भी आप मंगवाते ही हो, सिर्फ ईरान आपसे लेता है, उधर से भी आप लेते ही हो, बार्टर ट्रेड आप कर लेते हो, ऑयल की स्मगलिंग आप करते हो। ईरान भी आपसे नहीं लेता वीट वगैरह भी, ठीक है। अब ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस भी इसकी बहुत ज्यादा है, ये ज़हन के अंदर रखिएगा। ये डिसीजन जो है, ये फैसला जो है, ये सिर्फ बिजनेस तक नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। अगर अफगान रूट पाकिस्तान के कंट्रोल से निकल गया, जो कि निकल गया है, तो पाकिस्तान की गेटवे टू सेंट्रल एशिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलिट्री पॉलिसी थी जो स्ट्रेटेजिक ट्रैप बना दी। अब गेटवे टू सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान की पॉलिसी है, और आसिम मुनीर की पॉलिसियों की वजह से, सतही सोच की वजह से आज ये हाल हो गया है कि गेटवे टू सेंट्रल एशिया का भी रोल जो है उसका भी काम तमाम हो चुका है, वो बंद हो गया।
मतलब इसका ये है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक लेवरेज जो है वो कम हो गया, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन कम हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मजीद होगा। आपकी जो दवाइयां वहां पे जा रही हैं, उसके बाद आप पंजाब के अंदर जो जर्नैलों ने फैक्ट्रियां लगाई ना पिंडी में, रवात इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, वो आपकी दवाइयां भी बंद होगी। अब आसिम मुनीर वो भी बंद करवाएगा, आप फिक्र ना करें। इसकी जितने ड्रामे चल रहे हैं वो सारे वो भी बंद करेंगे और दवाइयां भी कहीं और से ले लेंगे। अगर वो गंदम ले सकते हैं तो दवाइयां भी कहीं और से ले सकते हैं, और आपसे आधी कीमत के ऊपर इंडिया से दवाइयां मिलती हैं, चाहे बाहर की पोर्ट से वो ले आएंगे, वो ट्रांजिट का खर्चा भी उनको बच जाएगा, फिक्र ना करें। वो पूरा करके फिर भी उनको सस्ती पड़नी है, और आप लोगों की बदमाशी नहीं वहां से चलेगी ना, कि जो है खाम खा के अंदर जो है सुक्की बदमाशी। दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट जो है ईरान और चाबहार का, वो एक्टिवेट हो गया है, और यूनाइटेड नेशन की सैंक्शंस उसके ऊपर से हटवा ली है इन्होंने, जो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हट सकती थी, जिससे पता चलता है कि अमेरिका इतना भी कोई नहीं इनके साथ सगा या फेवरेट फील्ड मार्शल बना हुआ, ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और ये फारिग हो जाएगा। ये इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड डील, सॉरी, इंडिया और अमेरिका का डिफेंस डील हो गया है ना, अभी ट्रेड डील होने दें, बस उसके बाद फिर फरा कहानी खत्म, गेम ओवर हो जानी है वहां पे। ये मैं आपको पहले बता दूं। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स का एक जो है ना, वो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको एक ठीक ठाक तरीके से पाकिस्तान के जितने भी आड़ती हैं या जो व्यापारी हैं, उनको एक हैवी किस्म का बहुत बड़ा एक माली बुरान का सामना है, और बहुत ज्यादा रिस्क उनको फेस करना पड़ेगा। ये सब मिलकर पाकिस्तान की जो गंदम का इस वक्त कारोबार है, ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर जो डिपेंड करता है, उसको तबाह बर्बाद अगर अभी तक हुआ नहीं है तो कर देगा। सिर्फ चंद माह की बात है, अगले गंदम के सीजन की। अभी आ जाते हैं अगली बात के ऊपर। अफगानिस्तान कहता है जनाब के, और उसके सबूत मौजूद हैं, वो कहता है ये दाइश वाले जो हैं, जो कि यहाँ पे जहाजों के अंदर उतारे गए थे अफगानिस्तान के अंदर, जब अमेरिका यहाँ से छोड़ के जा रहा था, इनको हमने मार के भगाया, इनको बलोचिस्तान के अंदर मस्तूम के एरिया के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जगह दे दी, और जब हमने इसके ऊपर शोर मचाया और हमने वहां पे जाके बलूचिस्तान के अंदर जो है उनको वहां पे मारा, तो वो वहां से निकले, और वो वहां पे कहा यह जाता है, मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम ये लगाया जाता है, अब ये इल्जाम है, इसके सबूत कुछ हद तक आ चुके हैं, कि जनाब दाइश के साथ साथ पाकिस्तान में जस्टिस जो है आपके मंदोखेल साहब, उन्होंने भी कहा है कि अफगानिस्तान में जो है वो नशे के ऊपर पाबंदी लगा दी है, हेरोइन के प्रोडक्शन के ऊपर, पॉपी कल्टिवेशन पे पाबंदी लगा दी है, तो वो अब अफगानिस्तान के अंदर ये काम नहीं हो रहा। अब ये पाकिस्तान के अंदर शिफ्ट हो गया, पूरे पूरे कबीले शिफ्ट किए गए अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान ने उसके खिलाफ जो फतवा दे दिया, उनकी गवर्नमेंट ने, कि जनाब अमाराती इस्लामी अफगानिस्तान ने कहा कि यहाँ पे अगर लगाएगा हेरोइन तो गैर इस्लामी है, और उसका सजा फिर वही होगा जो कि होता है। तो ये भागे सारे, इनको बलूचिस्तान के अंदर आबाद किया गया। मैं उसके ऊपर मुसलसल 1 साल रिपोर्टिंग करता रहा। आखिर में टेलीग्राफ ने इसके ऊपर स्टोरी की कि यार ये दुनिया की सबसे बड़ी, अफगानिस्तान अपने पीक पे भी इतनी नहीं बना रहा था, इतनी 5 गुना ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हेरोइन बन रही है। $1 बिलियन का तो एक जहाज नेवी ने पकड़ लिया जाके, पाकिस्तान की नेवी ने, टेलीग्राफ की स्टोरी के बाद। और इसी तरह मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ ऑयल स्मगलिंग की ईरान से जो आ रहा था उसकी भी स्टोरी दी। इसलिए क्रिप्टो भी नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम आ रहा है, इसके जो पैसा आ रहा है वो पाकिस्तान से बाहर क्रिप्टो के तहत जा रहा है, इल्जाम ये लगाया जाता है, और आगे चल के ये मजीद खुलेगी बात, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है और मुख्तलिफ हल्कों में कहा जा रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो कि ट्रंप की फैमिली और स्टीव विटकॉफ की फर्म है, वो दुबई में बैठ के ये बात करती है बैंकर से कि पाकिस्तान में रेगुलेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वजह तो यही है जी कि अगर वहां पे रेगुलेशन हो गई तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम है ये नहीं चल सकेगा वहां पे। बड़े लोग यहाँ पे पाकिस्तान कॉइन बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मकसद ये है बताने का आपको कि ये अफगानिस्तान का ये इल्जाम था कि दाइश यहाँ पे मौजूद है, और जब ये स्टोरी छप गई, क्योंकि फंडिंग पर दाइश की कहां से आ रही है, इनके पास तो खुद पैसे कोई नहीं है, उधार के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज जो चला रही है कारोबार, हर कोई कहता एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट। व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट? एस्टैब्लिशमेंट इज पाकिस्तान के फौजी जर्नैल और आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस, और फौज ही फौज ना, फौज बोलो सीधा सुधा। उधर नहीं, उधर जान जाती है, पर जलते हैं उधर जाते हुए, उधर सारे के बबीलें भी पर जला बैठती हैं, उधर वो गल नहीं करनी, बस अपनी दुखियारे दसो सारे। पर चल छोड़े, वो मौजू नहीं है, उसके ऊपर अलग बात कर रहा हूं मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि फिर दाइश वहां से जब उनके ऊपर क्रैकडाउन इंटरनेशनल, जब बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट होगी इस ड्रग बिजनेस के ऊपर भी, तो ड्रग बिजनेस को भी इनको रोकना पड़ा। फिर वो लोग फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर होते हैं यार, किसी के सगे थोड़ी होते हैं, ये तो प्रॉक्सीज जो हैं आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। इनके साथ एसोसिएशन करवाई गई, डेथ स्क्वाड जो है वो लश्कर जंगवी के शफीक मेंगल साहब जैसे लोग जो हैं उनको, राणा इसहाक साहब जैसे लोग जो हैं उनको बाकायदा तौर के ऊपर देखा गया एसोसिएट करते हुए बलूचिस्तान के अंदर, और उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जनाब भी इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, दाइश वगैरह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इल्जाम लगाया गया। जब इसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, और जाहिर बात है ना चाइना इसके ऊपर खुश है ना अमेरिका इसके ऊपर खुश है, इंडिया तो कभी भी खुश नहीं है, तो रोला मचा ही रहे हैं। तो ये डिस्पर्स हो गए पूरे के पूरे पाकिस्तान के शहरों के
اندر. اور اب لیٹسٹ الزام اس کے اوپر کیا لگایا جا رہا ہے؟ مسلسل ایک الزاموں کے سلسلے میں جو لیٹسٹ آج کا الزام ہے کہ یہ بندہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، برہان اس کا نام ہے، اس کو زید بھی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں جناب یہ آئیسس کے کا ممبر ہے، جو کہ آئیسس اسلامک اسٹیٹ جو ہے خراسان والی ہے، اس کے اوپر میں خبر یہ دی گئی ہے کہ جناب یہ اختر آباد پنجاب کے پاکستان کے اندر جو ہے یہ مارا گیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ کنفرم کرتا ہے کہ جناب داعش جو ہے وہ آئیسس کے جو ہے اس کا ایکسٹینسو نیٹ ورک پاکستان کے اندر موجود ہے. اب اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ پاکستان کے اندر اگر موجود ہے تو پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے موجود ہے، یہ اس طرح بھی جا سکتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے، پاکستان تو یہی کہے گا نا کہ جی یہ تو ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے خلاف ہے اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف لیکن ان کا الزام، افغانستان کا الزام یہ ہے کہ جناب یہ آئیسس کے جو ہے، جو داعش ہے، اس کے ٹریننگ اور شیلٹر بلوچستان کے اندر، مستونگ کے اندر تباہ و برباد کیے گئے ہماری طرف سے، جو کہ ایک سچ ہے. کیونکہ بلوچستان کی پریس کانفرنسز میں نے اس کے اوپر مسلسل رپورٹ کی ہے، 2024 سے میں اس کے اوپر رپورٹ کر رہا ہوں، اور وہ ریکارڈ کے اوپر پریس کانفرنسز موجود ہیں وہاں کی خواتین ڈاکٹر کی کہ جی یہاں پہ آپ نے داعش کو لا کے آباد کر دیا اور وہ سرکاری سرپرستی کے اندر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی انہوں نے عذاب کی ہوئی ہے. اور وہاں پہ ان کے شیلٹرز جب تباہ کیے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے نکل گئے. وہ کہتے ہیں مزید کہ اس سے پہلے پچھلے مہینے جو ہے اکتوبر کے اندر حسن نامی بندہ کراچی کے اندر، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے اندر جو ہے مارا گیا تھا. عاصم بلوچ خزدار کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، تاجک نیشنل تھا، اور نصرت اس کے ساتھ تھا. پہلوان موسیٰ ابو ذر کا نام لیتے ہیں، پشاور کے اندر مارا گیا تھا ان کو. اور برہان اب یہ لیٹسٹ مارا گیا ہے. اور یہ سب کے سب لوگ وہ ہیں جو مستونگ میں ان کی فیسلٹی سے بھاگے تھے، جن کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکشن لیا تھا، پاکستانیوں نے ایکشن نہیں لیا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ایک سلسلہ ہے پورے کا پورا مطلب افغانستان والے کہہ رہے ہیں جس طرح ہندوستان والوں نے کہتا تھا کہ نے پاکستان میں گھس کے مارا تھا نا، اسی طرح افغانستان والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں گھس کے مارا ان کو. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہیں ان کا ایک سلسلہ ہے پورے کا پورا. اور یہ بتاتا آپ کو یہ ہے کہ یہ جو ممبرز ہیں یہ پاکستان کے اندر انہوں نے خود کو امبیڈ کیا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کی دو ہی صورتحال ہو سکتی ہیں، یا تو ان کو پیٹرنیج ایز اے پراکسی دی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، یا یہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کو استعمال کیا جا رہا ہے بی ایل اے کے خلاف. انسرجنسی وہ بھی دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے خلاف، پراکسی کو استعمال کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر رپورٹس بہت زیادہ موجود ہیں. لیکن یار وہ لوگ تو بلوچستان میں ہیں، تو مستونگ سے نکل گئے، یہ تو پنجاب کے اندر، پشاور کے اندر موجود ہے. دوسرا کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ پھر ٹی ٹی پی کے خلاف بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، ساڑھے مرخوت ساڑھی آئی ایس آئی بڑے بلے بلے ہے. وہ دیکھو نا، خود تو لڑ نہیں سکتے، خود تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر میں آپ کو بتاؤں میرے پاس رپورٹس ہیں اس وقت آ جائیں ان کے اوپر، جو ٹی ٹی پی والی جو رپورٹس ہیں وہ اچھا اس کے پاس وہ ایویڈنس بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنس کے اوپر وہ چیزیں ایویڈنس نہیں شیئر کی جا سکتی، جو کہ کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیمننگ قسم کی ہیں، بہت سے گرافک امیجز ہیں، تو وہ تو ہم نہیں شیئر کر سکتے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس میں ڈیلی ویڈیوز اس کے حساب سے وہ ویڈیو ایویڈنس شیئر کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ بے تحاشا جو ہے وہ پاکستانی فوج کا نقصان ہو رہا ہے. سنائپر سے میزائلز ان کے پاس ہیں، لیزر ویپنز ہیں، ان سے وہ فائر کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. خاص طور کے اوپر خیبر جو ہے وہ تحصیل خیبر اس کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے. یہ جواب میں کیا کرتے ہیں پاکستان کی فوج؟ یہ جواب میں ارٹلری بمبارمنٹ کرتے ہیں یا ڈرونز بھجواتے ہیں، اور اس کے اندر کبھی بارات کے اندر مارا جاتا ہے، معصوم بچے مارے جاتے ہیں. اتنے گرافک امیجز ہیں، آئی وش کہ میں آپ کو دکھا سکتا، اور یوٹیوب کی پالیسی نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ گرافک امیجز دکھا سکوں. معصوم بچے یار، وہ کوئی کور نہیں ہے. معصوم بچوں کو بلوچستان کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور روزانہ کے حساب سے وہاں سے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. تصویریں میرے سامنے ہیں، مجھے اس وقت نظر آ رہی ہیں. میں صرف ایک یہ تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ یہ چھپ جائے یہ تصویر. یہ آپ دیکھیے، یہ بچہ ہے. اب یہ کیا بچہ، یہ دہشت گرد ہے، اور اگزئی میں یہ فوج کے ہاتھوں جو ہے یہ شہید ہوا ہے بچہ. آپ مجھے بتاؤ یار، یہ آج کی سٹوری ہے، معذرت چاہتا ہوں گزشتہ روز کی، 16 نومبر 3:56 پہ 16 نومبر کا یہ واقعہ. اور اس طرح کے اتنے واقعات ہیں، خدا گواہ اتنے واقعات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. لائن لگی ہوئی ہے جی پوری کی پوری. اور یہ آپ کہتے ہو کہ یہ ابھی آپ بولتے ہو کہ نہیں جی ہم یہ ٹی ٹی پی آپ نے کنٹرول کر دیا. اگر چلے فرض کیا ہائپوتھیٹیکلی، ٹھیک ہے، آپ نے داعش کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایز اے پراکسی لڑائی کر رہا ہے، نہ تو آپ کے اپنے فوجی بچ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی جو کیجوالٹیز ہیں آپ کے سامنے،
آپ نئی جنگیں بھی چھڑنا چاہتے ہیں، افغانستان میں آپ نے گندم بھی بند کی ہوئی ہے، انڈیا کے ساتھ آپ اگلی جنگ بھی چھڑنا چاہتے ہیں، کشمیر میں آپ پراکسیز اپنی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ کے پی کے اندر نئے مراکز بنا رہے ہیں، ایل اے ٹی کے جو الزام آپ کے اوپر لگایا جاتا ہے، ایویڈنس موجود ہے میرے پاس یہاں پہ، اگر آپ مجھے چیلنج کریں تو میں ویڈیوز بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کے جو یہ ایل اے ٹی، وہ بھی تو دہشت گرد تنظیم ہے نا جی، وہ بھی تو پراکسی کے طور پہ آج دن تک وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ایس ایس جی کے کمانڈو ایلیٹ فورس نے ٹرین جو کیے ہوئے ہیں وہ حافظ سعید صاحب کو آج بھی پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں، مولانا مسعود اظہر کو آج بھی پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کے بھائیوں کی ملاقاتیں آج کل بھی ہو رہی ہیں، آپ بنگلہ دیش بھی جا رہے ہیں، اگلی ویلاگ کے اندر میں وہ بھی کلیئر کر دوں گا، اہل سنت والوں کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ ایک نیا جو ہے وہ جہاد کے نام کے اوپر آپ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایک نئی جنگ آپ چھڑنا چاہتے ہیں، تو وہ جنگ آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے، 4-5 دن سے زیادہ آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے جنگ۔ پرابلم آپ کا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جنگ کیے بغیر پاکستان کی قوم کو نہ ڈرا سکتے ہیں، نہ دھمکا سکتے ہیں، نہ اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں، اور میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے جو کہ میں یوٹیوب کی پالیسی گائیڈ لائنس، کمیونٹی گائیڈ لائنس کی وجہ سے آپ کو نہیں دکھا سکتا، کہ جناب آپریشن الخندم کے نام سے ٹی ٹی پی والے کام کر رہے ہیں خیبر میں، مردان کے اندر، سوابی کے اندر، سوابی سینٹرل ٹھیک ہے، اس کے بعد ساؤتھ پنجاب کے اندر ٹھیک ہے، بڑا تیرا کے اندر ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب آپ کا پشاور کے اندر ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب آپ آ جائیں ملتان کے اندر، بہاولپور کے اندر، ایون لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، وہ لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں بھائی، اوپن ہی کھڑے میں کہ آ جاؤ پھر آپ لوگوں نے کیا پراکسی آپ کھیل رہے ہو، اور آپ کی پالیسی فیلئر ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو اور اپنے ملک کو مروا رہے ہو اور نئی جنگیں چھیڑنا چاہ رہے ہو، ایٹ واٹ کاسٹ، واٹ ول بی دا اینڈ، دس از دا کوسچن، فار گاڈ سیک ریئلائز، اور کاروبار آپ اور کوئی بچا ہی نہیں ہے، صرف ایک آپ ایگریکلچرل کنٹری ہو، آپ کا گندم بچا ہوا تھا وہ بھی آپ نے تباہ کر دی ہے، یہ ایک نحوست کا جو دور ہے یہ کب تک چلے گا؟ یہ تب تک چلے گا جب ڈھیری اسنا آباد والا ہماری جان جب تک نہیں چھوڑے گا، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جی، خدا حافظ۔